अस्सलाम वालेकुम। अगरचे बेहतरीन हालात भी हों, लेकिन जिन लोगों को अस्थमा होता है, इनको हमेशा खतरा होता है एक बड़े अस्थमा के हमले का। तो यहाँ हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स की, यानी मुख्तसर मुद्दत के इलाज। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ अस्थमा अटैक, और इस दर्जे की अलामात अमूमन एक इंसान को अस्पताल तक ले जाएंगी, लिहाजा हम इन्हें इससे बाहर निकालने के लिए मुख्तसर मुद्दत में यही करेंगे। उम्मीद है कि जब अलामात पहली बार आई होंगी, इन लोगों ने कोशिश की होगी वो चीज़ें करने की जो आम तौर पर इनके लिए काम करती होंगी। इन्होंने अपने बचाव के लिए इन्हेलर इस्तेमाल किया होगा जो आम तौर पर बीटा 2 एगनिस्ट है। तो बीटा 2 इन्हेलर ने काम नहीं किया होगा। वो फिर एक नेबुलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो कोई स्टीरॉइड ले सकते हैं। आम तौर पर अगर इनको बहुत शदीद अस्थमा का अटैक हो रहा है, ये चीज़ें जो ये आम तौर पर अपना इलाज करने के लिए करते हैं, ये काम नहीं करेंगी। उम्मीद है कि अस्पताल के रास्ते में इनको ऑक्सीजन फ्राहम की गई होगी। अब चूंकि इनकी लंग्स को मुश्किल हो रही है हवा को अंदर लेने में, इनको थोड़ी मदद चाहिए होती है ऑक्सीजनेटेड रहने के लिए। तो ऑक्सीजन ऐसे लोगों को जिनको अस्थमा के हमले होते हैं, इनको मुफ्त में देनी चाहिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अस्पताल, और अब तक किसी चीज़ ने इस इंसान को ठीक नहीं किया है। हम बुनियादी तौर पर वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे घर में भी होती हैं, और इनको अपग्रेड कर दें, जैसे कि इनको आईवी की सूरत में लें, यानी इंट्रावीनस। मैं यकीन से कहती हूँ आप सब लोग ये पहले ले चुके होंगे। जब कभी आप अस्पताल गए होंगे किसी भी बीमारी की वजह से, वो एक सुई जिसके पीछे कैथेटर लगा हुआ होता है, वो आपके हाथ में लगाया होगा, टांग भी हो सकती है। इस बात पे मुनहसर है कि ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा आसानी कहाँ होगी, और फिर वो दवाई सीधी आपके ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव में डाली जाती है। तो जितना करीब एक दवाई हमारे खून के आएगी उसकी डिलीवरी के वक्त, उतनी ज़्यादा खालिस वो होगी। तो अगर कोई चीज़ इनहेल करेंगे या निगलेंगे या खाएंगे एक दवाई की गोली या कोई भी चीज़, ये वक्त लेती है खून तक पहुंचने में, लेकिन सीधा हमारे खून में जाना एक तेज़ तरीका है। तो हम ऐसी और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो बीटा 2 या फिर हम कर सकते हैं आईवी स्टीरॉइड्स, और ये बड़े इलाज हैं इनके। हम मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं जो कि एक केमिकल है जो खोलते हैं स्मूथ मसल्स हमारे लंग्स में, ज़बरदस्ती खोलते हैं, और मरीज़ को सांस लेने में आसानी होती है। एक और चीज़ जो हम दे सकते हैं वो है एपिनेफ्रीन। इसको मैं सिर्फ EPI लिखूंगी यहाँ। आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जिनको एलर्जी के बुरे रिएक्शंस होते हैं और वो अपने साथ एपीपेन लेकर घूमते हैं। ये भी इसी तरह की चीज़ है। तो हमारे जिस्म में एपिनेफ्रीन आम तौर पर बनता है एड्रीनल ग्लैंड्स की मदद से, और एपिनेफ्रीन शुरू करता है वो पूरा सिलसिला फाइट और फ्लाइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स का, और पूरे जिस्म में इसका असर होता है। तो इसकी वजह से हमारी आंखें खोली जा सकती हैं, हम अस्थमा के अटैक के दौरान सही तौर से देख सकते हैं। इससे हमारा दिल भी तेज़ी से धड़कना शुरू कर सकता है, मसल्स में ज़्यादा खून पंप किया जा सकता है, और लंग्स में ये एयरवेज को खोलता है। तो इस इंसान को होंगी दिल की पैल्पिटेशंस, जिससे वो ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार होगा। लेकिन ये एक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि एपिनेफ्रीन शायद इनकी जान बचा ले इनके लंग्स को खोलकर। तो एपिनेफ्रीन एक इंजेक्शन के तौर पर भी लिया जा सकता है, और आम तौर पर इसको कम मिकदार में ही दिया जाता है। अब इस लेवल पर बजाय इसके कि सिर्फ इनको ऑक्सीजन दी जाए इनकी नाक के ज़रिए, हम शायद अपग्रेड कर जाएं मास्क्स पर। इनको या तो आप CPAP या BiPAP कह सकते हैं। जो फ़र्क है इन दोनों के दरमियान वो ये कि प्रेशर जो है उसका तसलसल क्या है। सबसे अहम चीज़ जो याद रखने की है इनके बारे में वो ये कि ये दोनों ऑक्सीजन को पुश करते हैं या धक्का देते हैं लंग्स के अंदर, ज़्यादा ज़ोर से बनिस्बत एक नेज़ल कैन्यूला के या नाक में डाली हुई ट्यूब्स के। तो ये CPAP या BiPAP इनका पूरा चेहरा कवर कर लेता है और ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती अंदर की तरफ धक्का देता है ताकि वो बेहतर तरीके से ऑक्सीजनेट कर सके। अब अगर इस सब के बावजूद भी मरीज़ बेहतर महसूस नहीं करता, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा इंट्यूबेशन के बारे में। अब इंट्यूबेशन एक बड़ा अमल है, या कह लें एक बड़ा इलाज है। एक सांस लेने वाली ट्यूब इंसान के गले के अंदर डाली जाती है, जो जुड़ी हुई होती है एक मशीन से, जो इस मरीज के लिए एक तरह से मशीनी तौर पर सांस लेती है, और जाहिर है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल या गैर आरामदेह होता है मरीज के लिए। इसलिए इनको बेहोश करना पड़ता है दवाई देकर। मैं यहाँ एक सांस लेने वाली ट्यूब बना लेती हूँ।
تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا عمل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو اینستھیزیا دینا پڑتا ہے اور انٹیوبیشن خود لنگس کے لیے بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اور چیز کام نہیں کرتی تو یہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے انسان کی جان بچانے کے لیے. اب یہ کہنا کہ انٹیوبیٹ کب کرنا چاہیے بڑا ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اگر انٹیوب کرنے میں دیر ہو جائے تو انسان کو شاید ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جائے کسی طرح کا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. اور اگر انٹیوبیٹ جلدی کر بیٹھیں تو شاید لنگس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور شاید ان کو انٹیوبیشن کی ضرورت بھی نہ ہو. تو ان لیولز پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کب کرنا چاہیے. لیکن جب یہ ضروری ہو جاتا ہے اور یہ انسان کسی بھی قسم کے علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے ایک برے ایستھما کے اٹیک کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن امید ہے کہ ہمارے ایستھما کے مریض کو اندازہ ہوگا کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے ایستھما کا اٹیک ہو سکتا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو میں یہ ہر دفعہ کہوں گی تمباکو نوشی سے بالکل پرہیز کریں اور کسی ایسے بندے کے قریب بھی نہ بیٹھیں جو تمباکو نوشی کرتا ہو. NSAIDs سے بچیں. یہ ہے آپ کی آئیبوپروفن، آپ کی ایسپرین اور بہت سی مزید پین کلرز یعنی درد کو کم کرنے والی دوائیاں. اس سے بہت سے لوگوں میں ایستھما ہو سکتا ہے، خاص طور پر بالغوں میں. الرجنز سے بچیں. بنیادی طور پر ہر ایسی چیز سے بچیں جس سے ایستھما آپ کے اندر ٹریگر ہو سکتا ہے. اہم بات یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور یہ جان لیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر ایستھما ٹریگر ہو سکتا ہے اور پھر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں. اور اگر کوئی مریض اس انٹیوبیشن کے لیول تک پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کچھ وقت ہسپتال میں ہی گزارے تاکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اور اس کو پھر سے ایستھما کا اٹیک نہ ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی.